बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। मित्रों, हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा था और अब है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमने जिन सिद्धांतों के नाम सुने हैं, देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत आदि, वो सब हमारी कल्पनाओं पर आधारित सिद्धांत हैं और वो सब राज्य को एक निर्मित संस्था मानते हैं कि राज्य को बनाया गया है। अब हमारे पास इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के माध्यम से इतने तथ्य एकत्रित हो गए हैं कि हमको कल्पना का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आज राज्य के विकास के संबंध में अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्रित करना संभव हो गया है और उन तथ्यों के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि राज्य को न तो भगवान ने जन्म दिया, न देवी इच्छा से उसकी उत्पत्ति हुई, न केवल बल प्रयोग से उसका उद्भव हुआ और न ही समझौते से वह बना है। इस संबंध में प्रसिद्ध विचारक गार्नर ने स्पष्ट लिखा है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है और न ही प्रबल शक्ति का परिणाम है और न ही वह किसी प्रस्ताव अथवा समझौते की सृष्टि है। तो अब हमें ये देखना है कि जब ये ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, ये शक्ति से भी नहीं बना है, न ही ये किसी समझौते या प्रस्ताव का परिणाम है, तो फिर राज्य बना कैसे है, राज्य कैसे अस्तित्व में आया है। तो इसलिए हम आज पढ़ेंगे विकासवादी सिद्धांत। मित्रों, इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार है कि इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास नहीं करते कि मानव इतिहास में अचानक ही किसी दिन राज्य की उत्पत्ति हो गई। ऐसा नहीं हुआ है। इसके विपरीत उनका विचार है कि राज्य मानव समाज के अनुक्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य का धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ है। राज्य हमेशा से विद्यमान रहा है और इसका विकास धीरे धीरे परंतु निरंतर होता रहा है। जिस प्रकार भाषा का ज्ञान लोगों को धीरे धीरे हुआ, उसी प्रकार राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ है। राज्य के दो मूल तत्व सदा से उपस्थित रहे हैं और राज्य का वर्तमान जटिल स्वरूप इन्हीं तत्वों के क्रमिक विकास का परिणाम है। गार्नर के ही शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य न तो आविष्कार की ही कोई वस्तु है और न कोई बनावटी मशीन ही है, वरन ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य का जो विकास हुआ है, जिस विकासवादी सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, जो ये मानता है कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, तो मित्रों इसके विकास में कुछ सहायक तत्व रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में कुछ तत्वों का विशेष योगदान रहा है। इन तत्वों में कौन कौन से हैं? एक है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है धर्म, चौथा है शक्ति, पांचवा आर्थिक आवश्यकताएं और छठा है राजनीतिक चेतना। तो ये 6 मूल तत्व ऐसे हैं जिनसे राज्य को विकसित होने में सहायता मिली है, राज्य के विकास में इनका योगदान रहा है। तो इनको हम क्रमशः स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आता है राज्य के विकास में सहायक तत्व है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिकता या सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। अरस्तु ने बहुत पहले बतलाया था कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज के बाहर रहता है वह या तो देवता है या पशु है। तो सामान्यतः मनुष्य के बिना समाज तथा राज्य के नहीं रह सकता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक भावना दृढ़ होती गई और सामाजिक चेतना का उदय हुआ है। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ नियंत्रण, संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का भी विकास हुआ और अंत में राज्य का उदय हुआ। दूसरा सहायक तत्व आता है रक्त संबंध। अधिकांश आधुनिक विचारक इस संबंध में एकमत है कि राज्य जो है वो रक्त संबंध अथवा सजातीयता इसका विकास का एक कारण रहा है। राज्य की उत्पत्ति में विकास का एक प्रमुख कारण रहा है। प्रारंभ में क्या है, सामाजिक संगठन का आधार वंश संबंध था। रक्त संबंध चाहे वह वास्तविक रहा हो या अनुमानित रहा हो, एकता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। इसने क्या जातियों एवं उपजातियों को एक सूत्र में बांधा। प्रारंभ में क्या था, अनेक उपलब्ध प्रमाणों से ये प्रकट होता है कि प्रारंभिक समुदाय रक्त के आधार पर स्थापित हुए।
रक्त संबंध पर आधारित संगठनों के प्रथम संगठन परिवार है, यानी एक ही रक्त के लोग जो थे, एक ही माता पिता की जो संतानें हैं, वो तो पहला संगठन परिवार है। एक परिवार के अंतर्गत समान रुधिर या सामान्य उत्पत्ति से संबंधित व्यक्ति संगठित हो गए। एक परिवार के सदस्यों ने साथ रहना शुरू किया। परिवार के सभी व्यक्ति परिवार के सबसे वयोवृद्ध पुरुष या स्त्री की आज्ञाओं का पालन करते थे। जो घर में सबसे बुजुर्ग था उसकी बात या उसकी आज्ञा का पालन करते थे। धीरे धीरे परिवारों का रूप विस्तृत हो गया। परिवार से जन बने और जनों से कबीलों की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। प्रत्येक कबीले का वयोवृद्ध व्यक्ति समूह का सरदार होता था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कबीले का सरदार होता था और सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अब ये जो सरदार होता था वह कबीलों में होने वाले विवाहों एवं झगड़ों का निपटारा करता था और कबीले का सरदार ही कबीले के रीति रिवाज के अनुसार न्याय करता था। इस प्रकार के आदेश प्रदान करने व आदेश पालन करने की प्रणाली जो राजनीतिक संगठन का आधार है, सबसे पहले परिवार में ही देखने को मिली। और फिर आगे चल कर के क्या हुआ, कबीलों में इस पद्धति का विस्तार हुआ। कबीले का मुखिया पूरे कबीले को अनुशासित तथा नियंत्रित रखने लगा। इस प्रकार सजातीयता से ही मनुष्यों में अनुशासन, आज्ञा पालन और सामूहिक जीवन की भावना जगी, जो राज्य से के स्थायी अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। तो इस प्रकार से रक्त संबंध से भी राज्य के विकास में सहायता मिली है। तीसरा बिंदु आता है धर्म। राज्य के उद्भव तथा विकास में रक्त संबंध की भांति धर्म का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब ये जो धर्म है, प्राचीन समाज में सजातीयता तथा धर्म का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। परिवार धर्म प्रधान हुआ करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना अलग धर्म हुआ करता था। जो लोग सजातीय थे उनके देवता भी एक ही थे। धर्म कबीलों के व्यवहारों को संचालित करने लगा। मानव व्यवहार के नियम बनने लग गए और मानव जीवन उसी के द्वारा संचालित होने लगा। धर्म के साथ साथ धर्म गुरु भी उत्पन्न हुए और वे सार्वजनिक नैतिकता के नियम प्रतिपादित करने लगे। सार्वजनिक जीवन में भी धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। इस प्रकार से धर्म ने भी क्या है, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने और उनसे आज्ञा पालन की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभिक धर्म के दो महत्वपूर्ण अंग थे, एक था पितृ पूजा और एक प्रकृति पूजा। पितृ पूजा यानी मृत जो पितृपक्ष है उनकी पूजा करना और प्रकृति की पूजा करना। तो मनुष्य के प्रारंभिक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप होते थे। प्रकृति की जिन शक्तियों के साथ मनुष्य का हित व कल्याण घनिष्ठ रूप से संबद्ध था, उन्हें वे सूर्य, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न रूपों में पूजते थे। जिन लोगों के उपास्य देव एक थे, उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे परस्पर एकानुभूति रखें, एक जैसी अनुभूति रखें। इस भावना से क्या है, समुदाय को सुदृढ़ता मिली। इस प्रकार पितृ पूजा और प्रकृति पूजा ने पारिवारिक संघ के बंधनों को सुदृढ़ बनाया। अब ये मित्रों, प्राचीन समय में जातियों के ऊपर क्या है, धार्मिक पुजारियों का भी बहुत अधिक प्रभाव होता था। बहुधा क्या होता था, धार्मिक नेता ही राजनीतिक नेता भी होते थे। इस प्रकार प्रारंभ में धर्म और राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं था। कहीं कहीं धार्मिक पुजारी ही पूर्ण राजनीतिक शक्ति रखता था और प्राचीन काल में इसलिए क्या है, राजा धार्मिक क्षेत्र में भी प्रधान हुआ करता था। तो इस तरह से धर्म ने भी राज्य की उत्पत्ति में, राज्य के विकास में सहायक या योगदान दिया है। अब राज्य के विकास में सहायक तत्व आता है शक्ति, फोर्स। मित्रों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पार्श्विक शक्ति अथवा युद्धों ने राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह आज एक प्रसिद्ध कथन बन गया है कि युद्ध ने राज्य को जन्म दिया। प्राचीन काल में क्या है, शक्तिशाली पुरुष जो है दुर्बल व्यक्तियों को दबाकर अपने अधीन कर लेते थे। जीतने वाले शासक बन जाते थे और हारने वाले उनकी प्रजा। इस प्रकार क्या है, कबीलों का आपस में लड़ना एक आम बात थी। इन कबीलों के जो युद्ध होते थे वो शक्तिशाली कबीला कमजोर कबीले पर अधिकार कर लेता था और कबीले का सरदार जो है संपूर्ण समुदाय का मुखिया या राजा बन जाता था।
फिर क्या है, धीरे धीरे इनका क्षेत्र बढ़ता जाता था और धीरे धीरे इस प्रकार राज्य को प्रादेशिकता तथा प्रभुसत्ता के तत्व प्राप्त हुए। तो युद्ध ने भी विकास में, राज्य के विकास में योगदान दिया है। पांचवा तत्व आता है आर्थिक आवश्यकताएं। राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में मनुष्य की आवश्यकताओं का भी विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही क्या है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य में सहयोग पैदा हुआ। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन पानी चाहिए और बिना मिलजुल करके काम किए ये अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते थे। तो मनुष्य की प्रथम आवश्यकता भोजन है और इसे प्राप्त करने के प्रयत्नों से ही राज्य के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। हम सभी जानते हैं कि भोजन की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जब उसे पता लगा कि पशु पक्षियों से भी उसके आहार में बहुत सहायता मिल सकती है तो उसने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। भोजन की तलाश ने ही उसे कृषि करना सिखाया। कृषि के साथ ही घुमक्कड़ कबीलों का जीवन स्थिर हो गया। वे अपने खेतों के आसपास बसने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, संपत्ति का जन्म हुआ और संपत्ति की सुरक्षा करना अब आवश्यक हो गया था। तो ग्राम और नगर बसने लगे। कबीलों का जीवन संगठित होने लगा। संपत्ति के कारण आर्थिक विवाद भी उत्पन्न होने लगे और उन्हें समाधान हेतु व्यवस्था एवं नियमों की भी आवश्यकता हुई। अब प्रारंभ में तो ये नियम जो है रीति रिवाज पर आधारित थे। धीरे धीरे क्या है, सभ्यता के विकास के साथ साथ कानूनों एवं न्यायालयों की भी स्थापना हुई। तो आर्थिक आवश्यकताओं ने भी राज्य के विकास में योगदान दिया है। छठा और अंतिम बिंदु आता है राजनीतिक चेतना। एक विचारक हुए गिलक्राइस्ट, इन्होंने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास को राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख तत्व माना है। कि सबसे प्रमुख तत्व यदि राज्य की उत्पत्ति और विकास का कोई है तो वो है राजनीतिक चेतना। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने बतलाया है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, परंतु प्रारंभिक काल में राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुई थी। उन दिनों क्या है, सजातीयता और धर्म के तत्व अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। रक्त संबंध और धर्म के आधार पर संगठित मानव समूह ने जब एक निश्चित भूभाग पर निवास प्रारंभ किया तो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के प्रश्न ने धीरे धीरे इनमें राजनीतिक चेतना की भावना जागृत की। अब ये जो राजनीतिक चेतना है, प्रारंभ में तो कुछ ही लोगों में आई होगी, किंतु धीरे धीरे इस चेतना का विस्तार हुआ और यह अन्य लोगों के मन में भी फैल गई। राजनीतिक चेतना एक ऐसे संगठन की आवश्यकता को तीव्र अनुभव होने लग गया जो शांति और व्यवस्था की रक्षा करते हुए पारस्परिक संघर्षों का निपटारा कर सके। आपस के जो भी संघर्ष है उनका निपटारा कर सके। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण व्यक्तियों के समूह में चेतनशील ऐक्य भावना है। इस भावना को वे सामूहिक व्यक्तियों के एक समूह में संगठित होकर अभिव्यक्त करते हैं और स्वयं इसके कार्यशील सदस्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत स्पष्ट कर देता है कि राज्य न तो शक्ति पर आधारित है और न ही समझौते पर, यह तो सहयोग की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और इसके विकास में जिन तत्वों ने योगदान दिया है वो 6 है। पहला है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा रक्त संबंध, तीसरा धर्म, चौथा बिंदु है शक्ति, पांचवा है आर्थिक आवश्यकताएं और छठा है राजनीतिक चेतना। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति जो है वो क्रमिक विकास से हुई है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। धन्यवाद।